वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा। सबका स्वागत करता हूँ मेरी वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता है, आरआरबी क्लर्क मीन्स आपका हो चुका है, पीओ मीन्स आपका आने वाला है, 1 अक्टूबर को है। मेरा एग्ज़ाम फिर से अम्बाला में है। ठीक है, तो बात करते हैं कि यार आपके 7 दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और जो मैंने आरआरबी क्लर्क मीन्स दिया, काफ़ी लोगों ने दिया होगा आप में से, तो आप लोगों को क्या सीखना चाहिए उस एग्ज़ाम से और वो क्या वो चीज़ कैरी करनी चाहिए आरआरबी पीओ मीन्स के लिए। ठीक है, तो उस बारे में पूरी बात करेंगे आज। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे आप एक चीज़ समझो कि जो हम एग्ज़ाम देकर आए हैं, या इससे पहले भी हमने 2-3 एग्ज़ाम दिए, जैसे आरबी क्लर्क दिया, आरबी पीओ दिया या आईबीपीएस क्लर्क दिया। एक चीज़ है काफ़ी सारे एग्जाम्स में कि रीजनिंग ठीक ठाक पूछी जा रही है, लेकिन क्वांट का लेवल अच्छा खासा रखा जा रहा है। तो ये तो समझ आ रहा है कि क्वांट का लेवल अच्छा खासा इंक्रीज़ किया जा सकता है, रीजनिंग को उन्होंने एवरेज रखा हुआ है। ठीक है, तो बार बार यही पैटर्न देखने को मिल रहा है मुझे। तो हो सकता है इसमें भी क्वांट थोड़ा सा मुश्किल आया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो कोई चक्कर नहीं, जो मर्जी मुश्किल है जो मर्जी आसान है, हमें अपनी तरीके से अकॉर्डिंग करने की हम एक अच्छे एवरेज अटैम्प्ट कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट में। तो बात करते हैं आरबी क्लर्क मीन्स में काफ़ी सारी दिक्कतें जो हुई हैं उनको क्या हमने सीख मिली है वहाँ से। देखो, पहली बात तो ये कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि क्वांट का लेवल थोड़ा अच्छा खासा था। तो मैंने बहुत कम बच्चे ऐसे देखे हैं, बहुत कम लोग देखे हैं जिनके 30 से ऊपर अटैम्प्ट थे। ठीक है, बहुत कम देखे, जनरली बात है ये। और इसका कारण सिर्फ एक ही रहा होगा कि एक डीआई मुश्किल थी। बस वही कारण रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने वो अटैम्प्ट किया तो उसकी वजह से शायद पंगा फंस गया। तो उसी में सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि डोंट फॉलो एनी पैटर्न। अब देखो, बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं, और सही भी है, गलत नहीं बोलते हैं टीचर्स, कि आप एक पैटर्न फॉलो करो, आप पहले सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन करो, स्पीड मैथ्स वाले, उसके बाद डीआई करो, उसके बाद अरिथमेटिक करो। लेकिन काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा कि डीआई जो होता है वो मुश्किल होता है कई बार अरिथमेटिक के सवालों से। बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा कि डीआई बहुत मुश्किल होता है अरिथमेटिक के सवालों से। तो वहाँ पर आप फंस जाओगे, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने डीआई में 7-8-10 मिनट बर्बाद कर दिए, तो फिर आगे अरिथमेटिक में, मतलब आप डीआई में 7-8 मिनट बर्बाद करके 5 सवाल कर रहे हो, अरिथमेटिक के 7-8 मिनट बर्बाद करके 7 सवाल आराम से हो सकते थे यार। ठीक है, और हो सकता है कई बार डीआई में एक आपका डेटा गलत हो जाए तो 3-4 सवाल वैसे ही सॉल्व नहीं होंगे आपसे, है ना। मान लो कि आपका डेटा टेबल का आपने यहाँ पे लिखा कुछ, और ये डेटा था पूरा, आपने ये वाली टर्म गलत लिख दी। अब इसी टर्म से 2 सवाल लिंक्ड थे, दोनों गलत हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात ये है कि डोंट फॉलो एनी पैटर्न। कोई भी पैटर्न को फॉलो मत करो यार। ये फिक्स मत दिमाग में बैठाओ कि मुझे डीआई पहले करना है या मुझे अरिथमेटिक पहले करना है। देखो, आपको पेपर के गो थ्रू होना, पेपर को एक बार आपने देखा ये वाली डीआई बड़ी लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रही पहली बार में, आपने 15-20-25 सेकंड में जज कर लिया उस सवाल को, आपने उसको छोड़ दिया, वहीं पर आप आगे बढ़ गए इसको। ठीक है, ये चीज़ें आपको अभी डेवलप करनी है 7-8 दिनों में, है ना। कि आपको सवाल छोड़ने समझने पड़ेंगे, कौन सवाल मुझे छोड़ना पड़ेगा, कौन सवाल मेरे एग्ज़ाम के लिए और मेरी सेहत के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है, तो दोनों को उस टाइम छोड़ना पड़ेगा उस सवाल को। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये। और सेम गोज़ विद रीजनिंग, कि आपको रीजनिंग में लग रहा है कोई पजल बहुत मुश्किल है, लंबी दिख रही है, लेंथी दिख रही है, ऐसा पैटर्न मैंने कभी देखा नहीं है, तो उसको छोड़ दो, उसको बेफालतू में इसके साथ पंगे नहीं लेने हैं। ठीक है, अपने नंबर भी ख़राब करोगे, अपना टाइम भी ख़राब करोगे, अपना दिमाग भी ख़राब करोगे। तो पहली चीज़ तो ये कि पैटर्न फॉलो नहीं करना है। मतलब करना है, लेकिन उस पैटर्न में अगर आपको दिखे कि बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो पैटर्न को तोड़ के आगे बढ़ जाना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अब जो आपने देखी हुई चीज़ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इंडिविजुअली। अब काफ़ी सारे लोग मैंने देखे होंगे, वो सारे के सारे लगभग जीके पढ़ने में हो गए मशरूफ़ कि भैया और कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आप ये चीज़ सोचो कि आपको पता है कि भैया एग्ज़ाम जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, और हर एक चीज़ की इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको सारी चीज़ें बहुत ईजी लगने लग जाए। तो अब जीके के चक्कर में आपने कई बार मैथ्स और रीजनिंग कम कर दिया, और वहाँ से आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है एग्जाम में भी, कि आपसे कोई क्वेश्चन इसका नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन उसका नहीं हो रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखो आप कि आपने इंडिविजुअली अभी प्रैक्टिस करना दोबारा चालू कर देना है। 7 दिन है, रोज़ एक टॉपिक चूज़ करो, अर्थमेटिक का चूज़ करो, आप अपने क्या कहते हैं रीजनिंग का चूज़ करो, और साथ साथ पजल्स लगाओ। इंडिविजुअली थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ध्यान देना उस पर भी, है ना। इस तरह शेड्यूल बना लो कि आप सोच लो कि 10 पजल लगानी है डेली, अलग से मॉक के अलावा। ठीक है, प्लस मतलब एक कोई भी टॉपिक जैसे आपने ले लिया, आपने 2 सॉल्व किया, मतलब जैसे मान लिया आपने 2 5 आपने मतलब वो कर लिए, सॉल्व कर लिए, क्या कहते हैं उसको, इनपुट आउटपुट सॉल्व कर लिए। अगले दिन आपने 5 कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल सॉल्व कर लिए। अगले दिन आपने 5 क्या कहते हैं सीरीज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये 5-5 रखो। अगले दिन आपने 5 रिवर्स लॉग सॉल्व कर लिए। ठीक है, मॉक में तो आएंगे, लेकिन आपको इनकी भी क्या हो जाएगा, एक बार गो थ्रू हो जाओगे आप इनसे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 10 पजल रोज़ और 5-5 सवाल ये वाले मिसलिनियस सवाल रोज़। ऐसे अर्थमेटिक में 20 सवाल रोज़ करने हैं आपने, हर एक टॉपिक के 20 सवाल प्रॉफिट लॉस कर लिए। सिर्फ 5-5 मतलब 4-5 टॉपिक है जो आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे एक प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, एक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, एक आपका मतलब स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, एक आपका बोर्ड स्ट्रीम हो गया। ये 4-5 टॉपिक ही हैं
जो आपके इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज और रेशो तो आपने पढ़ा हुआ है, और हमने वो भी नहीं पढ़ा हुआ पहले से, तो मुश्किल काम है सारा। ठीक है, ये 4-5 चीज़ जो आपको अर्थमेटिक में दिक्कत करते हैं बार बार, एक मिक्सचर एलिगेशन हो गया, तो इनको ज़रूर पढ़ लेना है सबको, है ना। इनके लगभग 20-20 सवाल, जैसे आज प्रॉफिट लॉस चुना तो इसके 20 सवाल, कल कंपाउंडर्स चुना तो इसके 20 सवाल, ऐसे रोज इनके 20-20 सवाल कर लेने हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये दोनों के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद इसकी कि भैया एक चीज़ क्या होती है कि एग्ज़ाम में काफ़ी लोग देखे मैंने, या मैं भी अपनी बात करता हूँ, तो कई बार हमारे सामने क्वेश्चन मुश्किल आता है तो हम पैनिक कर जाते हैं, हम छोड़ देते हैं सवाल, फिर आगे चल पड़ते हैं, कोई हमारा एक सवाल और मुश्किल आता है तो हम और भी पैनिक कर जाते हैं, तो हम सवाल मुझे छोड़ने लग जाते हैं जल्दी। ऐसा नहीं करना है। देखो, सवाल मुश्किल है तो सबके लिए, अगर आसान है तो सबके लिए। ठीक है, अगर मुश्किल है तो 40 में से 25 कर दोगे सही तो भी ठीक है ना, तो भी ठीक है, क्योंकि अब अगर आप छोड़ने लगोगे, आप पैनिक कर जाओगे, तो हो सकता है आपसे 17-18 सवाल हो बस, तो और भी काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर मुश्किल सवाल लग रहा है तो पैनिक नहीं करना, तो करते जाओ, जो मुश्किल लग रहा है उसको छोड़ते जाओ। तो मुश्किल लग रहा है पहली बार पढ़ो उस सवाल को, अगर मुश्किल लग रहा है उसको छोड़ दो, उस टाइम पे देखते ही छोड़ दो सवाल को। ठीक है, उसको आगे नहीं बढ़ना उस सवाल से। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रस्ट योर स्ट्रेंथ। ठीक है, काफ़ी सारे लोग अपनी मतलब स्ट्रेंथ पे भरोसा नहीं रखते हैं यार। मतलब आपको पता है कि आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है, आप देखा पजल लंबी है, आप छोड़ देते हो, है ना, आप मैथ्स पे चले जाते हो देखते, या कईयों की मैथ्स स्ट्रांग है, आपने देखा ये मतलब लेंथी से आपने इसको छोड़ दिया, फिर आप आगे चले गए। या आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, आप इंग्लिश से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन जीके स्ट्रांग, इंग्लिश जीके से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अरे यार, पैटर्न अपनी जगह गया, आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। अगर किसी की इंग्लिश स्ट्रेंथ है ना, तो वो इंग्लिश से स्टार्ट करो यार पेपर। किसी की मैथ स्ट्रेंथ है तो मैथ से स्टार्ट करो, किसी की रीजनिंग स्ट्रेंथ है तो रीजनिंग स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने 40 में से लगभग 38-39 क्वेश्चन कर दिए ना इसके, उस सब्जेक्ट के, तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप करता है यार। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप सवाल को मतलब बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना, तो बहुत आराम से आप पेपर कर दोगे पूरा। ये चीज़ ध्यान रखना, तो कॉन्फिडेंस रखो कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसे भरोसा रखो बिल्कुल। उसके बाद सारे सब्जेक्ट पर काम करो, ये नहीं कि कोई सब्जेक्ट छोड़ दोगे, रीजनिंग छोड़ दिया या जीके छोड़ दिया, ये सब जीके पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स अच्छा करना है, मैथ्स अच्छा करना है, नहीं भैया, रीजनिंग भी अच्छी करनी है, मैथ्स भी अच्छा करना है, इंग्लिश भी अच्छी करनी है, कंप्यूटर भी अच्छा करना है, जीके भी अच्छा करना है, सब करना है। तो सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दो, 7 दिन, और बिल्कुल बराबर टाइम देकर उसको पढ़ाई करो उसकी। जीके काफ़ी लोग बोलते हैं जीके कहाँ तक पढ़ना है, जीके भैया 20 सितंबर तक की जीके कर लो। ठीक है, ज़्यादा अब इससे ज़्यादा भी पूछ लिए एक आधा सवाल तो एक आधा छोड़ेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन 10 दिन की और जीके पढ़ेंगे, फालतू स्ट्रेस लेंगे, क्या मतलब है उसका। ठीक है, तो 20 सितंबर तक की जीके आप कर लो। लास्ट है मॉक डेली लगाओ, मॉक नहीं छोड़ना है, मॉक की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे आपको टाइम बांटना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे आपकी सेटिंग होनी चाहिए, तो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो 2 घंटे आपने ज़रूर वहाँ पे बैठना है, तो रोज़ आपने एक मॉक तो लगवाना है। तो कम से कम आप 10 घंटे का अपना शेड्यूल बनाओ, एक हफ्ते का 10 आवर्स का शेड्यूल बनाओ, और उससे पढ़ाई करो। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि आपने एफर्ट लगाया आज तक, और एफर्ट आप दिखाओगे आपने पेपर में, तो आपका पक्का सिलेक्शन होगा। ठीक है, टारगेट रखो, जो मॉक लगा रहे तो 120 के आसपास नंबर लाने का, 120 प्लस स्कोर करने का। ठीक है, अब काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मॉक्स कौन सा लगाएं। यार देखो, अगर आप मॉक लगा रहे हो हॉलीवुड का तो 120 आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप मॉक लगा रहे हो प्रैक्टिस मॉक का, तो कोशिश करो 100 तक अचीव करने की, मुश्किल है उसमें, पर 90 और 100 के आसपास रखने की अचीव कोशिश करो। ठीक है, और बाकी मॉक्स मैंने कोई खास लगाए नहीं है, तो मैं आपको उसमें बता नहीं सकता उस बारे में, लेकिन इन दोनों मॉक के बारे में बता सकता हूँ। अगर हॉलीवुड है तो 120 प्लस, और आपका प्रैक्टिस मॉक है तो 90 से 100 के आसपास, इससे ऊपर रखो मिनिमम स्कोर। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी इस वीडियो के लिए। अगर आपको अभी भी कोई आपको डाउट आ रहा है, कोई चीज़ें पूछनी है आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो मेरी वीडियो के नीचे। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पे आपकी हेल्प कर दूँगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। और एक और चीज़ मेरे को कमेंट आई थी कि एक चीज़ बताता हूँ आपको, जिसका पहली बार एग्ज़ाम है उनके लिए थोड़ा सा बात बताता हूँ, कि जैसे आप वहाँ पर एग्ज़ाम देते हो ना, तो आप जब आपके सामने 5 सेक्शन खुलते हैं, जैसे जीके, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी का जो सेक्शन होता है, उसमें आपको जैसे आप स्टार्ट करने वाले होते हैं जो पेपर, वहाँ पर एक ऊपर चेक बॉक्स दिया होगा कि आपको कौन सा सेक्शन चूज़ करना है। जब आप स्टार्ट कर चुके हो पेपर, आपने इंग्लिश में स्टार्ट करा, अपना क्लिक करा, इंग्लिश का पेपर खुल गया आपका, तो ऊपर उस चेक बॉक्स में क्लिक करना है, फिर आपके ऑप्शन टिक होना शुरू होंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि एक मेरा कमेंट आया था कि भैया काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो प्लीज़ आप ये बता देना वीडियो में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और बाकी कुछ नहीं, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ क्या कहते हैं, इस चीज़ को फॉलो करो, और आई होप आप सबका सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलेगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।